नमस्कार दोस्तों, आज से हम मध्य प्रदेश जीके की एक महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम एमपी के सभी एग्ज़ाम्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में चर्चा करेंगे। अपना पहला टॉपिक है और इसको हम ऑडियो फॉर्म में सुनेंगे और जिससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से होगी और इससे आप रिवीजन भी आसानी से कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के गठन के बारे में सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य का यह अंग रहा है और यह क्षेत्र सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म के आलोक से प्रकाशित होने वाला मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को देश के नक्शे पर अपने नए रूप में उदित हुआ। नया मध्य प्रदेश मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल राज्य और पुराने मध्य प्रदेश के हिंदी भाषी क्षेत्र के एकीकरण से बना। सन 1956 से पूर्व छत्तीसगढ़ और वर्तमान महाकौशल सीपी एंड बरार के हिस्से थे, जिन्हें सम्मिलित रूप से मध्य प्रदेश कहा जाता था, लेकिन उसकी सीमा रेखा की स्थिति वर्तमान मध्य प्रदेश से काफ़ी भिन्न थी। मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित होने के कारण इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। प्रदेश को मध्य प्रदेश जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नामकरण किया था। स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को 3 स्टेट यानी स्टेट ए बी सी में बांटा गया था। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में छत्तीसगढ़ और बुंदेलखंड को मिलाकर पार्ट ए स्टेट बनाया गया। पश्चिम की रियासतों को मिलाकर पार्ट बी स्टेट बनाया गया, जिसका नाम मध्य भारत रखा गया, और उत्तर की रियासतों को मिलाकर पार्ट सी बनाया गया। भोपाल जो था वो पार्ट सी का ही भाग था। तो स्टेट ए इसमें नागपुर, स्टेट बी ग्वालियर तथा इंदौर इनकी राजधानियाँ थी, और स्टेट सी इसकी राजधानी रीवा थी, और महाकौशल क्षेत्र इसकी राजधानी जबलपुर थी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार पार्ट ए स्टेट। मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण के पहले मध्य भाग को सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिले, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाली रियासतें, महाकौशल के अंतर्गत जबलपुर वाला क्षेत्र की रियासतें को इसमें शामिल किया गया। पार्ट ए स्टेट की राजधानी नागपुर रखी गई और इस स्टेट के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल तथा राज्यपाल जो ई राघवेंद्र थे। नोट: सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 2 नवंबर 1861 में की गई थी, जबकि बरार की स्थापना हैदराबाद से पृथक कर 1933 में शामिल किया गया था, और इससे पहले पार्ट का नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार पड़ा, और इसके बाद मध्य भारत जो कि पार्ट बी स्टेट के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत पार्ट ए स्टेट के पश्चिम में स्थित पश्चिमी रियासतों को मिलाकर पार्ट बी स्टेट मध्य भारत बनाया गया, और इसकी राजधानी लगभग 6 महीने के लिए ग्वालियर और इंदौर बनाई गई। इस स्टेट में 1946 से लेकर 1948 तक की अवधि के दौरान निर्वाचित सरकारों ने शासन किया था, और जिसके मुखिया लीलाधर जोशी थे, और राज्य पुनर्गठन के समय 1956 में तखतमल जैन यहाँ के मुख्यमंत्री थे, और यहाँ के जो मुखिया थे वो लीलाधर सिंह जोशी थे, और राज्य पुनर्गठन के समय 1956 के समय यहाँ तखतमल जैन यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब बात करते हैं विंध्य प्रदेश यानी पार्ट सी स्टेट। तीसरे भाग के रूप में विंध्य प्रदेश को शामिल किया गया था। विंध्य प्रदेश के अंतर्गत 38 रियासतों को मिलाकर पार्ट सी बनाया गया। इसमें बुंदेलखंड एवं बघेलखंड की रियासतें भी शामिल थीं। इस राज्य का गठन बुंदेलखंड व रीवा 2 इकाइयों के रूप में किया गया, जिसके प्रमुख रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह को बनाया गया, और इन दोनों इकाइयों को पृथक कर मंत्रिमंडल बनाए गए, जिनके नेतृत्व कप्तान अवधेश प्रताप सिंह बघेलखंड एवं श्री कामता प्रसाद सक्सेना बुंदेलखंड ने किया। जुलाई 1948 में बुंदेलखंड व बघेलखंड के मंत्रिमंडल को मिलाकर एक नई सरकार का गठन किया गया, जिसके मुख्यमंत्री कप्तान अवधेश प्रताप सिंह बने। 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश पार्ट सी में शामिल किया गया। रीवा को इस स्टेट की राजधानी बनाई गई। 1952 में 60 निर्वाचित प्रतिनिधियों की विधायिका अस्तित्व में आई थी, और 2 अप्रैल 1952 को मुख्यमंत्री पंडित शंभूनाथ शुक्ल के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया गया। भोपाल अपना जो पार्ट सी था उसके अंतर्गत ही भोपाल आता था, तो भोपाल स्टेट एक पृथक से राज्य था जो पार्ट सी का ही भाग था, और इनकी राजधानी भोपाल थी।
भोपाल के तत्कालीन नवाब हमीदुल्लाह खान ने भारत संघ में विलय होने से इनकार कर दिया था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बने फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में सिफारिशों के आधार पर राज्य की सीमाओं को निम्नलिखित परिवर्तित किए गए। पहला, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा को तत्कालीन मुंबई राज्य महाराष्ट्र में मिला लिया गया। शेष पार्ट ए वर्तमान मध्य प्रदेश का भाग बना। मंदसौर जिले की भानपुर तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर शेष भाग को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से लगाया गया। शेष पार्ट बी का हिस्सा वर्तमान मध्य प्रदेश का अंग है। पार्ट सी स्टेट विंध्य प्रदेश का पूरा भाग मध्य प्रदेश में मिलाया गया और भोपाल राज्य भी मध्य प्रदेश का अंग बना। नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाया गया, जो पूर्व में सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। नवनिर्मित मध्य प्रदेश में 43 जिले थे और 26 नवंबर 1972 को भोपाल और राजनांदगांव 2 नए जिले बनाए गए और कुल मिला के जिलों की संख्या 45 हो गई। बीपी दुबे की अध्यक्षता में गठित जिला पुनर्गठन आयोग 1983 की अनुशंसा पर 25 मई 1998 को 10 नए जिले बनाए गए। उनमें से 4 जिले वर्तमान में मध्य प्रदेश के हिस्सा हैं। जो 4 जिले मध्य प्रदेश में रहे उनमें बड़वानी, जो कि पश्चिमी निवाड़ से अलग होकर बना, श्योपुर मुरैना से, डिंडौरी मंडला से और कटनी जबलपुर से। तत्पश्चात 30 जून 1998 को सिंहदेव की अनुशंसा पर 6 नवीन जिलों 6 जुलाई 1998 को बनाए गए। जुलाई 1998 को बनाए गए जिलों में 3 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल किए गए, जिसमें हरदा होशंगाबाद से, उमरिया शहडोल से, नीमच मंदसौर से। इस प्रकार कुल मिला के जिलों की संख्या 61 हो गई। 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ अलग होने से 16 जिले हो गए और जिसमें 16 जिले नवीन राज्य में चले गए और मध्य प्रदेश में पुनः जिलों की संख्या 45 हो गई। वर्ष 2003 में 3 फिर जिले बने, जिनमें बुरहानपुर खंडवा से, अनूपपुर शहडोल से, अशोकनगर गुना से गठन किया गया और जिससे प्रदेश में जिलों की संख्या 48 हो गई। वर्ष 2008 में प्रदेश सरकार द्वारा अलीराजपुर तथा सिंगरौली को जिला बनाया गया और प्रदेश में जिलों की संख्या 50 हो गई। अगस्त 2013 में आगर मालवा शाजापुर की एक तहसील हुआ करती थी, जिसको एक नया जिला बनाया गया और जिलों की संख्या 51 हो गई और वर्तमान में टोटल 52 जिले हैं, जिसमें निवाड़ी को टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया है। कुल मिलाकर अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 हो गई है। मध्य प्रदेश में पुनर्गठन की प्रक्रिया की बात करें तो देश में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग स्वतंत्रता से पहले आना शुरू हो गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्यों के गठन की मांग उठने लगी, जिससे सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन की मांग मान ली और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की और इस आयोग ने दिसंबर 1948 में पेश अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था एवं प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की संस्तुति दी थी। आयोग की सिफारिशों का तीव्र विरोध हुआ, जिसमें कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में जेपी समिति का गठन किया गया और इस समिति ने धर आयोग के पक्ष में निर्णय दिया, लेकिन जन भावनाओं का कद्र करने की बात भी कही। समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद भाषाई आधार पर जिलों का पुनर्गठन के समर्थकों ने आंदोलन तेज कर दिया और इस मांग के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे तेलुगु पट्टाभिश्री राम मुल्लू 52 दिन के बाद 15 सितंबर 1952 को इनकी मौत हो गई और जिसके कारण आंदोलन और तेज हो गया और भारत सरकार ने सर्वप्रथम भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। दिसंबर 1953 को 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सैयद फजल अली तथा अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू एवं
के.एम. पणिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा एवं संविधान के 7वां संशोधन अधिनियम के अनुसार 1 नवंबर 1956 को विधिक आधार पर पार्ट ए, बी, सी, डी राष्ट्रीय स्तर पर वर्गीकरण को समाप्त कर भारतीय संघ को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। उपरोक्त संविधान संशोधन एवं आयोग की सिफारिशों के आधार पर मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय पार्ट ए, पार्ट बी में परिवर्तन कर उन पार्ट सी को सम्मिलित करते हुए मध्य प्रदेश का गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 से लेकर 31 अक्टूबर 2000 तक मध्य प्रदेश की भौगोलिक विस्तार जो था वो इस तरीके से था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश अस्तित्व में, उस समय कुल 43 जिले उसमें बनाए गए थे, जिसकी राजधानी भोपाल थी। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे और प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को बनाया गया था। सेंट्रल प्रोविंस एंड पार्ट ए स्टेट में बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा इन 8 जिलों को तत्कालीन बम्बई राज्य में मिला लिया गया था और पार्ट ए स्टेट में शेष भाग वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया था। एक नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में पुनः विभाजन करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया, जो देश का 26वां राज्य बना और तत्कालीन मध्य प्रदेश में 16 जिलों एवं 3 संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए। इसके बाद मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 45 रह गई। 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में 3 नए जिलों का गठन किया गया, जिसमें खंडवा से पृथक करके बुरहानपुर, गुना से पृथक करके अशोकनगर तथा शहडोल से पृथक करके अनूपपुर बनाए गए। और वर्ष 2008 में नए जिलों में अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके और सिंगरौली को सीधी से अलग करके बनाया गया। वर्ष 2013 में शाजापुर से अलग करते हुए आगरमालवा नामक एक नया जिला को गठित किया गया और यह प्रदेश का 51वां जिला बना। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा तहसीलों को अलग करते हुए निवाड़ी नामक एक नया जिला बनाया गया और इस प्रकार अब वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या जो है 52 हो गई है। परीक्षा के दृष्टिकोण से हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्या सचमुच विकास के लिए छोटे जिलों का गठन होना आवश्यक है? तो जनप्रतिनिधियों द्वारा एवं आम जनता के द्वारा बार बार यह प्रश्न उठाया जाता रहा है कि राज्य के विकास के लिए छोटे जिलों का गठन होना आवश्यक है। यह तर्क कुछ हद तक तो सही लगता है, लेकिन प्रश्न यह भी है कि राज्यों को और जिलों के आकार में यदि छोटा होना चाहिए तो यह कैसे तय होगा कि जिलों का आकार कितना छोटा हो, और साथ ही इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि छोटे जिलों के गठन होते ही विकास हो जाएगा और सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। प्रत्येक जिलों में संसाधन का तो कमी पहले से ही, और नवीन जिला गठन हो जाने के बाद संसाधनों की कमी एक और समस्या पैदा करेगी, जिससे कई बार समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है। ज़्यादातर ऐसी मांग उन लोगों के द्वारा की जाती रही है जिनको यह लगता है कि इसका आधार लेकर हम अपने राजनीतिक मंसूबों को पूर्ण कर सकेंगे। कई बार तो ऐसा भी है। इस तरह जिला गठन के लिए जिला के विभाजन की मांग तार्किक न होकर केवल राजनीतिक अवसरवादिता का परिणाम है। अधिकांश क्षेत्रीय दल और राजनेता इस सच्चाई को समझते हैं कि बड़े जिले में सत्ता का सुख हासिल कर पाना अब उनके लिए टेढ़ी खीर है। इसलिए एक उपाय के रूप में जिलों का गठन होना छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बांटकर अपने मंसूबों को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ यह भी है कि बड़े जिले हो जाने से सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, विकास की समस्याएं देखने को मिलती हैं। बड़े जिलों में खासकर आदिवासी एवं पिछड़े जिलों में यह देखने में आया है कि वहां औद्योगिकीकरण एवं स्वास्थ्य सुविधा के साथ शिक्षा स्तर पर भी कमी आती है, गिरावट आती है। अतः यदि जिलों का गठन इस आधार पर किया जा रहा है कि प्रदेश का विकास होगा, जनता की समस्याएं दूर होंगी, औद्योगिक विकास की समस्याएं दूर की जाएंगी, तो जिले का गठन सही लगता है। गठन के पक्ष में तर्क।
जिलों के गठन में शहरीकरण और औद्योगिकरण विकास में वृद्धि होगी। नवीन जिला गठन होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बेरोजगारी में कमी आएगी, संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी। प्रशासनिक कुशलता में वृद्धि होगी, अधोसंरचना का विकास होगा जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़क परिवहन आदि की सुविधाओं का विकास होगा। जिलों के गठन के विपक्ष में जो तर्क है उसमें प्रशासनिक अधोसंरचना के लिए सरकार को काफ़ी कम अपव्यय होगा। पृथक्करण से जिला गठन की अधोसंरचना में समस्या आएगी, क्षेत्र विभाजन का सामना करना पड़ेगा, क्षेत्र की सामाजिक संस्कृति भी प्रभावित हो सकती है, राजनीतिक तुष्टीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह अन्य पृथक जिले की मांग बढ़ेगी और देश एवं प्रदेश को एकीकरण की संरचना को प्रभावित करना होगा। निष्कर्ष अंततः यह कहा जा सकता है कि छोटा जिला बनाए जाने का कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते जिलों का गठन विकास के लिए हो, न कि किसी जाति विशेष वर्ग को खुश करने के लिए ही राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। मध्य प्रदेश की स्थिति में विस्तार के लाभ एवं हानियाँ। मध्य प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार। 1 नवंबर 2000 को विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, पूर्व में यह 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था। पूर्व से पश्चिम तक 870 किलोमीटर की चौड़ाई विस्तार और चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण तक 605 किलोमीटर। इसकी भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 अंश तक तथा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 48 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य है। इसकी सीमा उत्तर में चंबल तथा दक्षिण में ताप्ती नदी और पूर्व में मैकाल की श्रेणियों द्वारा निर्धारित होती है। भारत के हृदय स्थल के रूप में सुपरिचित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पूरी तरह से भू आवेष्टित लैंड लॉक्ड है। राज्य मध्य प्रदेश, जो किसी भी देश के ठीक मध्य में स्थित होने के कारण अपने नाम को चरितार्थ करता है। मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप स्वतंत्रता के पश्चात भारत की देन है और इस स्थिति में विस्तार के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, मध्य प्रदेश को निम्न लाभ है। कर्क रेखा मध्य से गुजरने के कारण मध्य प्रदेश की जलवायु दशाएं भिन्न भिन्न हैं। प्रदेश में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से मानसून वर्षा होती है, जिससे सभी प्रकार के कृषि एवं फसल उत्पादन का लाभ मिलता है और प्रदेश में धान, गेहूँ, सोयाबीन के उत्पादन में विशेष महत्व रखता है। मध्य प्रदेश में स्थित होने के से समुद्री आपदाओं मध्य में स्थित होने के कारण जो है समुद्री आपदाओं और तूफान का बचाव होता है। गोंडवाना भू क्षेत्र का भाग होने के कारण खनिज की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। लगभग 23 प्रकार के खनिज मध्य प्रदेश में प्राप्त होते हैं। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश पठारी क्षेत्र है, जिससे कृषि, वनस्पति, वन क्षेत्र का लाभ मिलता है और मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला भी राज्य है। मध्य प्रदेश की मध्य स्थिति के कारण सामरिक व्यापारिक दृष्टि सुरक्षित है और सीमा पार से होने वाले आतंकवाद से भी सुरक्षा मिलती है। देश में अधिकतर बड़े राष्ट्रीय एवं रेल मार्ग मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं, जिससे परिवहन एवं यातायात के भी लाभ मिलने के साथ व्यापार और औद्योगिकरण का लाभ भी मिला है। महाराष्ट्र राज्य के बाद सर्वाधिक काली मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यह कपास की कृषि के लिए सर्वोत्तम है। प्रदेश में कई नदियों का उद्गम होता है, जिससे सिंचाई की क्षमता, विद्युत उत्पादन का लाभ मिलता है। प्रदेश की में कई नदियाँ, विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। भौगोलिक, आर्थिक, सामरिक लाभ के साथ प्रदेश में कई तरह के सांस्कृतिक गतिविधियों का भी लाभ मिलता है। मध्य प्रदेश को निम्न हानियाँ भी होती हैं, जैसे मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है, जिससे प्रदेश को जल परिवहन एवं समुद्री व्यापार का लाभ नहीं हो पाता है। समुद्री जल जीव, वनस्पतियों एवं नमक आदि की प्राप्ति नहीं हो पाती। अधिकतर नदियों का जल विभिन्न राज्यों में अपवाहित होता है। पठारी भाग एवं उच्चावन के होने के कारण कृषि जोत के आकार में कमी है। नदियों के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ का सामना भी करना पड़ता है। उपरोक्त लाभ हानि की विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रदेश में भौगोलिक स्थिति का विस्तार के लाभ अधिक हैं, हानियाँ नाम मात्र की हैं। इसके साथ ही हमारा
मध्य प्रदेश के गठन की गाथा हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये ऑडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2-3 बार देखिए, आपका काफ़ी रिवीजन होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।